बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो आज का जो लेक्चर होगा वो ज़्यादातर हमारी डिस्कशन जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर होगी। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस? इट विल बी एक्सप्लेन विद द डेफिनेशन ऑफ द वर्क डन, और उस हिसाब से हम सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। सो this topic is related to our course Mechanics 1, PHY 301, BS Food Science and Technology, third semester morning, fall 2021. So in the last lectures we have discussed a couple of weeks. We have discussed about many rotational motion. Then we have discussed about the rotational kinetics. तो आप देख सकते हैं कि हमने इनके बाय पार्ट्स जो है वो रोटेशनल मोशन को बड़ा थॉरली स्टडी किया था, और उसके मुताबिक हमने उसकी काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स और इन सारी चीज़ों को क्लियरली डिस्कस भी किया था। तो इन सारी बातों को आगे बढ़ाते हुए हम अपने इस लेक्चर के अंदर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को पढ़ेंगे, और वर्क डन की डेफिनेशन को देखते हुए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा। देन वी विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स, एंड एट द एंड वी विल कंक्लूड द होल कोर्स कि ये किस तरह से हम जो है वो चीज़ों को लेके चल सकते हैं। So, according to the definition of the conservative force, the work done it does store in the form of energy that can be released at the later time. तो ऐसा वर्क डन जो कि किसी भी बॉडी के अंदर जब किया जाए या किसी सिस्टम के अंदर किया जाए तो वो एक एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाए, और बाद में इसको रिलीज किया जा सकता है। द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स मूविंग एन ऑब्जेक्ट अराउंड द क्लोज पाथ इज जीरो, so the force depends upon the position only. So these are the two characteristics of the conservative force. पहली ये है कि जी आपके पास अगर आप वर्क डन करें बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसी भी क्लोज पाथ के अंदर तो वो जीरो होना चाहिए। सेकेंडली द फोर्स जो है ये उसकी नेचर ये होगी कि फोर्स जो है ओनली पोजीशन डिपेंडेंट होगी। होएवर इन कंट्रास्ट जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्स की, और इसके लिए आपके सामने दिया गया है कि अगर आप किसी बॉक्स को ए से बी ड्रैग करते हैं, फिर बी से सी ड्रैग करते हैं, फिर सी से डी, एंड देन डी टू ए, तो ओवरऑल क्लोज पाथ के अंदर जो वर्क डन है वो क्या है आपके पास जीरो होगा। जब आप से ए से बी ड्रैग करते हैं तो फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन है, तो हमारे पास फार्मूला जो है वर्क डन का ये इस्तेमाल होगा। सो द वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी है। तो आप सब लोग जानते हैं कि एफ डॉट डी से मुराद है एक्चुअली तौर पे डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी cos theta. So this cos theta and theta is the angle between force and displacement. So अगर आप यहाँ पे देखें तो ये A और B के दरमियान डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे 90 डिग्री है। सो इन दिस वे द cos 90 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप cos 90 लेते हैं तो वो आपके पास क्या होगा, 0 होगा। इफ यू आर टेकिंग हेयर दिस इज द ऑपोजिट साइड, डिस्प्लेसमेंट जो ब्लू एरो है वो ऊपर को शो किया जा रहा है, और जो रेड वाली आपके पास लाइन है एक्चुअली दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और इनके दरमियान जो एंगल है एक्चुअली दिस इज 180 डिग्री। सो यू कैन सी हेयर cos 180 डिग्री इज बेसिकली -1। ये अगेन जो है ये 90 डिग्री, और ये आपके पास डी है और ये एफ है। तो अगेन इट्स बेसिकली द 270 डिग्री, और cos 270 कितना होता है जी, वो 0 होगा। एंड दिस वे D is in direction and F is both are parallel, then this will be the positive one. And so you can see here this is 0 0 -1 +1, तो आपके पास ओवरऑल आंसर जो होगा वो 0 आ जाएगा। तो यू कैन सी दैट जो वर्क डन है ग्रेविटी की वजह से वो आपके पास क्या आएगा, वो 0 आ रहा है। सो अगर भी किसी भी हम डायरेक्शन को यूज करें ए टू बी, सी बी टू सी टू डी एंड डी टू ए, तो द टोटल वर्क डन जो है वो आपके पास क्या हो रहा है जी, इक्वल टू 0 आ रहा है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द टोटल वर्क डन
acting on the body in a closed path is equal to 0, which means that the force, gravitational force is conserved force, और इसका जो वर्क डन होगा क्लोज पाथ के अंदर वो क्या आएगा आपके पास 0 आता है। इन द सेम वे वी कैन से दैट कि जब आपके पास जो है जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है तो द वर्क डन इट डज नॉट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन जो हम बॉडी पे करते हैं वो उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर नहीं होता, बल्कि और इसलिए वो रिलीज भी नहीं किया जा सकता एट लेटर टाइम। द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स मूविंग एन ऑब्जेक्ट अराउंड द क्लोज पाथ इज नॉन जीरो, याद रखिएगा हमेशा। और फोर्स जो है वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रही होती। एज यू कैन सी दिस इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड दिस इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, and this is non-conservative force, and as you can see here the box is moving from A to B, B to C, C to D and D to A। तो ये देखा जा सकता है कि आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस पे एक्ट कर रही है, और ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स ये आपके पास जो टोटल वैल्यू है वर्क डन की वो क्या आ रही है, नॉन जीरो आ रही है। so ड्यू टू दिस रीजन आपके पास इन अ क्लोज पाथ वर्क डन जो है वो जीरो होगा। सो इट्स मीन वी कैन से दैट जो आपके पास अपना फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। In the same way, we can also estimate that the work done by a conservative force is zero on any closed path। तो याद रखिएगा जो वर्क डन है वो किसी भी क्लोज पाथ के लिए क्या हो सकता है, जीरो होता है। लाजमी नहीं है कि वो स्केयर फॉर्म में हो। सो यू कैन सी है कि आपके पास वर्क डन के लिए अगर आपने ए से लेके बी तक वर्क डन करना है तो यू कैन चूज पॉसिबली टू पाथ्स हियर। सो इफ यू हैव द पाथ नंबर वन तो वो आपके पास बड़ा ही सीधा सा। So this is the path number one where we have A to B, and on path one, so this is the work done one, और ये आपका पहला path है। So this is your path number one, and in the same way this is the second path, and this is the third path। तो एज यू कैन सी है कि अगर आपके पास वर्क डन जो है पाथ ए से बी जाए या फिर बी से ए जाए किसी भी पाथ के हिसाब से, तो ओवरऑल जो आपके पास आंसर होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर इस तरह की सिचुएशन मौजूद रहे कि वो पाथ इंडिपेंडेंट भी हो जाए तो इस तरह की सिचुएशन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो फोर्स जो है जिसके थ्रू ये वर्क डन हो रहा है वो कंजर्वेटिव है, अदरवाइज इट विल बी दी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। वेरी सिंपल सिचुएशन कि आपके पास देखा जा सकता है कि यहाँ पे अ पॉजिटिव वर्क डन by this kind of forces always changes the kinetic energy of the body and do not the path। ये याद रखिएगा कि वो उसकी kinetic energy वगैरह को चेंज करते हैं, उसके पाथ को चेंज नहीं करते। जबकि the positive work done by this kind of forces also changes the kinetic energy of the body depends upon the path। तो ये path dependent behavior show करते हैं। Then the second point is very important, the negative work done by this path is basically the kind of force decrease the kinetic energy। जबकि जो है this is the negative work done by this kind of force also decrease the kinetic energy। दोनों सिचुएशन के अंदर ये चीजें सेम है, दोनों पॉइंट सेम है इसके। this decrease the kinetic energy of the body stored as a potential energy of the system। this decrease kinetic energy of the body dissipated as a heat and sound। तो ये जो है इसके अंदर एनर्जी जाया हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड, बट के इनके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली स्टोर हो जाती है किसकी फॉर्म में जी, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी है, और जब हम इस बॉडी को रिलीज करेंगे तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज दी वर्क एनर्जी थ्योरम जिसके अंदर आप वर्क डन करें और वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सो इट्स मीन दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम के जो आपके पास W है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। जबकि यहाँ पे आपके पास क्या है, द वर्क डन शुड बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन नेगेटिव डायरेक्शन। क्या जब आप किसी बॉडी पे वर्क डन करते हैं तो जो वो एनर्जी जब वर्क डन जो होता है वो बॉडी के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में सर्फ हो जाता है। तो इसलिए वो उस टाइम आपके पास जो है वो फील नहीं होता।
सो जबकि नॉन कंजर्वेटिव केस के लिए जो है वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो अप्लाई इस तरह से किया जा सकता है कि कि W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बट नॉट एज मच पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें एक अहम बात यही है कि आपके पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक में जो कन्वर्ट हो जाती है नॉन कंजर्वेटिव के लिए, बट पोटेंशियल के लिए एग्जैक्टली उसकी स्टोरेज जो है वो मुमकिन नहीं होती। So in the same way, we can find out some typical types of the forces here. The conservative forces जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ये दो चार एग्जांपल जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स की हो सकती हैं। स्प्रिंग फोर्स जो है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, वो भी लिखा जा सकता है यहाँ पे। जबकि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं दे आर द फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन इन द कॉर्ड and motor and rocket propulsion, push and pull by a person. These are all the non-conservative forces. So, what is basically the relation between the potential energy and the work done? That is very important because as you can see here in this way कि ये भी काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो रहा है, ये भी हो रहा है, बट द कंजर्वेटिव के अंदर आ जाके फर्क क्या है कि ये वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फोर्स का वो पोटेंशियल एनर्जी में तो स्टोर हो जाता है बट नॉन कंजर्वेटिव का नहीं होता। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट व्हाट इज एक्चुअली व्हेन वी अप्लाई वर्क डन ऑन द बॉडी, तो पोटेंशियल एनर्जी में किस तरह से स्टोरेज हो पाती है। इफ यू पिक अ बॉल एंड पुट इट ऑन द शेल्फ, वी हैव डन द वर्क ऑन द बॉल। अब बड़ा सिंपल है इसका तरीका का कि आप एक बॉल लें और उसको आपने एक नीचे से उठा के एक शेल्फ पर रख दिया हुआ है, तो दिस इज आल्सो यू कैन से द वर्क डन ऑन द बॉल। Now we can get the energy that back that energy can back if the ball falls from the shelf and the gravity does work on a positive ball and release the work done that we put in the before that. So in this way we can say that until that happens we say energy is stored in the form of the potential energy. So in the similar way जैसे ही बॉल जो है वो शेल्फ से गिरता है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है और अब उसको किसी ने वहां से डिस्प्लेस नहीं किया, बट इसकी रीजन क्या है कि वो दोबारा से अपनी पोजीशन क्यों गेन कर रहा है कि वो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है जो हमने इसके अंदर स्टोर की थी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। So the definition of the potential energy you can say here the work done by the C stands for the conservative force. So the work done by the conservative force is equal to Ui minus Uf. So here we have the Ui minus Uf is equal to that is the minus of Uf minus Ui, and it basically represents the minus of the change in potential energy, and this is always measured in the joule. However, if we replace the whole example with the in this way that क्या आप अगर एक बुक है जिसका मास जो है वो 2.77 केजी हो और उसको आप किसी हाइट 0.5 मीटर के ऊपर अपलिफ्ट कर दें, तो कितना वर्क डन आपने इसके ऊपर किया है जिसके नतीजे के अंदर आपके पास जो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो यू कैन एस्टिमेट दिस एनर्जी बाय दिस फॉर्मूला W is equal to minus mgh and that is the form of potential energy। तो एम जी की वैल्यू जो है आपके पास एम है, एच की वैल्यू है, जी इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आप पुट कर सकते हैं एंड वी कैन कैलकुलेट हियर द माइनस 13 पॉइंट जी वैल्यू। सो द वर्क डन is basically the gives you the minus sign, so it's mean that this work is consumed to enhance the energy of potential energy of the book up to 13.5 joule. In the similar way, we can also have the relation for the non-conservative. If we have the non-conservative force, then the change in potential plus kinetic energy is equal to the change in energy, and this relation gives you the a definition that the overall energy of the system will remain the same. So this is basically known as the conservation of energy. So the work done by the all non-conservative forces is the change in mechanical energy of the body. If there are only conservative force doing work during the process, then we can say that initial energy should be equal to the final energy, and this relation is known as the conservation of energy. So energy cannot be destroyed, cannot be created, it can be transformed from one form to another. It is called the conservation of energy.
Similarly, we can also make a definition about the work energy theorem that whenever the work are done by conservative and non-conservative forces, it changes the kinetic energy of the system. And the conservation of mechanical energy leads to us that the total work done by the non-conservative forces is equal to the change its kinetic mechanical energy of the system. So ये इनकी mechanical energy को भी change कर देता है. So this is the you can say here a potential energy curve, a curve of hill or roller coaster. It's essentially a plot of gravitational potential energy. So you can see here कि ये आपके पास एक बॉल है जिसे आप रोलर कोस्टर का मॉडल बना लें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो ए से रिलीज किया जाता है और वो डी तक पहुंचता है। तो हाउ वी कैन एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी का तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हाइट सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे हाइट लोअर है, यहाँ पे अगेन हाइट बढ़ जाती है, यहाँ पे हाइट और कम हो जाती है। देन वी अगेन हैव अ राइज़ ऑफ द हाइट। सो जैसे-जैसे हाइट जो है ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम ज़्यादा होती जाएगी। जैसे-जैसे जो है पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, वैसे-वैसे हाइट भी आपकी कम होगी। तो ये हाइट के हिसाब से जो है वो पोटेंशियल एनर्जी लिखी गई है। इसी को मज़ीद क्लैरिफ़ाई करने के लिए हमने एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ए पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट था, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पे है जब बॉडी रिलीज़ हो रही है, वो बी तक आती है, तो बी पे आप देख सकते हैं हियर इज़ द ओवरऑल दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेशन कि यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी ई नॉट थी और ये ई नॉट थ्रू आउट द सिस्टम क्या रहनी है, कंजर्व रहनी है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। और इसके अंदर क्या किया जाएगा जी कि आप देख सकते हैं वी हैव डिवाइडेड द होल पाथ अब विद रिस्पेक्ट टू द के एंड यू। तो के रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी का पार्ट, यू रिप्रेजेंट करता है जी पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट। तो जैसे ही आपका बॉडी रिलीज़ होता है तो वो बी पोज़ीशन पे आएगा, तो इसके पास ज़्यादा जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी और थोड़ी क्या होगी, सबसे थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इन द सेम वे व्हेन द बॉडीज़ गो फॉर द सी पोज़ीशन, तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे वो तकरीबन एक जैसी इक्वल फॉर्म के अंदर काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। जबकि यही बॉडी जब दोबारा से डी में जा रही है, तो डी में इसके पास थोड़ी-सी काइनेटिक एनर्जी है एंड इस दफ़ा इसके पास जो है ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। सो ऑल दीज़ टाइप ऑफ 2 टाइप ऑफ द एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिंग इनटू ईच अदर, जिसके अंदर ये कभी काइनेटिक टू कभी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल टू काइनेटिक वाले साइकिल में कन्वर्ट होती जा रही है। सो बाय लुकिंग एट दीज़ कर्व्स वी कैन एस्टिमेट दैट एट व्हाट पॉइंट इफ दिस स्पीड इज़ मैक्सिमाइज्ड। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर जो है वो स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। सो यस वो ये पॉइंट है जिसके ऊपर के की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है एंड दैट इज़ द बी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसका ताल्लुक स्पीड के साथ होता है। सो द बी इज़ द पॉइंट वेयर वी हैव द मैक्सिमम स्पीड। So the second question is that where might a parent weight be minimized? तो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे पेरेंट वेट जो होगा वो मिनिमाइज हो जाता है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जहाँ पे आपके पास अपेरेंट वेट जो है वो जस्ट मिनिमाइज हो, वो ऑलमोस्ट ए और बी के रीजन के अंदर होगा, जहाँ पे आपके पास जो है वो अपेरेंट वेट आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये सिचुएशन जो है वो ऐसी ही है जैसे हम अगर किसी ड्रैगन वगैरह पे बैठते हैं तो ऑब्वियसली जब हम एक्सट्रीम एंड पे जाते हैं और उधर से जब हम वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो अपेरेंट वेट है वो सबसे कम हो जाता है। बिकॉज़ वहाँ पे आपके पास जो है वो फ्री फॉल वाली कंडीशन अप्लाई हो जाती है जिसकी वजह से ये हमें फ़ील आता है कि हमारा जो वेट है वो नहीं है और हमें एयर में सस्पेंड करते हैं। So in the same way we can also compute the potential energy of the spring और ओवरऑल जो टोटल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग होती है दैट इज़ द 1/2 kx square है and the spring energy is also oscillates between the potential energy and kinetic energy। तो जैसे-जैसे बॉडी जो स्प्रिंग के साथ अटैच है वो ऑसिलेट कर रही होती है, वैसे-वैसे ये आपके पास क्या हो रहा होता है, ये अपनी बॉडी कर्व के मुताबिक एनर्जी जो है वो शिफ्ट कर रही होती है। तो इन दिस वे वी कैन आल्सो एक्सप्लेन दैट कि आपके पास अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपके पास ये वाला हिस्सा जो होगा this will be the part of kinetic energy
जिसके अंदर आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी है और नीचे वाला आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो द ओवरऑल एनर्जी रिमेन्स क्या रहती है? सेम रहेगी एंड दिस इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम जो है वो हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो इस तरह से हम इन सारी इंटरैक्शंस को स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से जो है वो फ़ोर्स हो तो वर्क डन कैसे लगेगा और वो वर्क डन बॉडी या सिस्टम के अंदर किस तरह से स्टोर किया जा सकता है। फिर उसी वर्क डन को हम किस तरह से एनर्जी के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए जो है लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी और कंज़र्वेशन के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक डील कर सकते हैं। जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सारे लेक्चर्स की समझ आई होगी जितने भी हमने डिस्कशन जो है वो की है और जितना हमारे पास टाइम था हमने कोशिश की है कि इसको जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके इसको कवर अप करने की। फिर भी किसी किस्म की कोई जो है आपको कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर एंड हम उसके बाद जो है अपना फर्दर जो है फाइनल सिलेबस जो है कोर्स के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन के लिए यू आर ऑलवेज वेलकम इन आवर इंटरेक्टिव सेशन ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप अपने कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन वगैरह को डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा जी सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।